नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि अमुक क्लास में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज है 14 फरवरी। दरअसल कल आपको क्लास नहीं रिकॉर्ड हो पाई थी, इसीलिए आज हम 13 और 14 से संबंधित जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है आपके लिए एग्जाम के लिए, उसको हम देखते हैं। दोस्तों, ये जो करंट अफेयर है हम डेली प्रैक्टिस करा रहे हैं, साथ ही दोस्तों वीकली भी प्रैक्टिस कराएंगे इसका। और लगभग मेरा टारगेट होता है 10 से 12 ऐसे करंट अफेयर जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, उसको उसको हम कवर कराते हैं। अगर आप पीसीएस दे रहे हो, आरओ, एसएससी, वनडे, कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं, आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला करंट अफेयर है। और ये ऐसे करंट अफेयर होते हैं जहां से आपका प्रश्न बनने की संभावना अत्यधिक होती है। ठीक है, चलते हैं आज के पहले सेगमेंट, पहले प्रश्न के देखते हैं क्या है। थाई फूसम त्योहार किस देवता की पूजा की जाती है? दरअसल दोस्तों ये दक्षिण भारत का त्योहार है। कहाँ का है? दक्षिण भारत त्योहार है, और जहाँ ये बहुत ही फेमस त्योहार है वहाँ का। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ से प्रश्न बनाया कि थाई फूमस त्योहार जो पूजा है किसकी देवता की पूजा की जाएगी। दोस्तों यहाँ पे आपका किसका होता है? तो कार्तिकेय। किसका होता है? कार्तिकेय का होता है। ठीक है, देखिएगा, थाईपुसम त्योहार इस दिन भगवान मरुगन जो नहीं, यानी भगवान शिव और माता पार्वती के बड़े पुत्र कार्तिकेय की पूजा की जाती है। यानी यहाँ अगर हम मरुगन लिख दें तो भी इसका ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। ठीक है, और ये दक्षिण भारत की पूजा है। कहाँ? दक्षिण भारत में, खास करके कर्नाटका और आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, उगबाड़ जलवायु लचीली किसी परियोजना किस संगठन ने शुरू की है? किसने शुरू की है दोस्तों? आपके सामने ऑप्शन क्या है? विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन या FAO, या फिर अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, या फिर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। कौन किया है दोस्तों? संयुक्त राष्ट्र खाद्य कृषि संगठन ने या FAO ने। ठीक है, देखिएगा क्या है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य कृषि संगठन ने सोमालिया में उगबाड़ नामक क्या है 7 वर्षीय जलवायु लचीली कृषि परियोजना की शुरुआत की है। इसका मतलब क्या होता है उगबाड़ का? इसका मतलब है एक आशा का प्रतीक। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? इसका उद्देश्य है जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों का मुकाबला करना और उत्पादक परिदृश्य को बहाल करना और कमजोर स्थानीय समुदाय को सशक्त करना। दरअसल वहां पे क्या है, चूंकि समस्याएं काफी ज्यादा हैं खाद्यान्न उत्पादन को लेकर, इसीलिए ये FAO ने इसका पहल किया है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही समाचारों में सृजनम क्या है? आपके सामने ऑप्शन क्या है? एक ड्रोन है, एक धान की नई प्रजाति है, या भारतीय वायुसेना का नया विमान है, या फिर जैविक चिकित्सा अपशिष्ट को रूपांतर रिंग है। क्या है होगा इसका आंसर दोस्तों? ऑप्शन डी। क्या है? जैव चिकित्सा अपशिष्ट रूपांतर का रिंग है। ठीक है, देखिएगा, यह अपनी तरह का पहला स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट रूपांतरण रिंग है जो रक्त, मूल और थूक या प्रयोगशाला में डिस्पोजेबल जैसे रोगजनक जैव चिकित्सा अपशिष्टों को कीटाणु रहित कर सकते हैं। इसका मतलब ये है दोस्तों, बस इतना ध्यान दीजिएगा, जो अस्पताल वगैरह होते हैं वहां पे जो जैविक अपशिष्ट निकलता है, जिसके वजह से क्या होता है, वो काफी बैक्टीरिया वायरल डिजीज हो सकते हैं, उसी को समाप्त करने के लिए ये एक प्रकार का डिस्पोजेबल क्या है रिंग है, जिसको क्या करेगा, उसको समाप्त करके उसको जैव उर्वरक के रूप में बदल देगा। ठीक है, देखिएगा, सृजनम नाम दिया गया है। यह निर्दिष्ट उद्देश्य लगाए गए उपकरण को संयंत्र और मशीनरी के रूप में रिंग कहा गया है। ठीक है, इसका मतलब ये अपशिष्ट को कीटाणु रहित कर देगा और उसको जैव उर्वरक के रूप में बदल देगा। ठीक है, आगे चलिएगा। भ्रष्टाचार सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? ऑप्शन क्या है दोस्तों? 97वें, 97वें, 93वें, 94वें। ऑप्शन क्या है? 96। कौन सा? 96। देखिएगा, भ्रष्टाचार सूचकांक 2024 में भारत 96 स्थान पर रहा। इसके कौन जारी करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, और इसमें ध्यान दीजिएगा, सूडान जो है सबसे भ्रष्ट देश में रहा। कौन? सूडान सबसे भ्रष्ट, और डेनमार्क जो है इसमें पहले स्थान पे, यानी पहला स्थान कौन? डेनमार्क है, दूसरा फिनलैंड है, और तीसरा सिंगापुर। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा 2023 में भारत का स्थान कितना था? 2023 भारत का स्थान 93 था। कितना था? 93 था। आगे चलते हैं। आगे प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को विशेष रूप से एक डोंगरा कलाकृति भेंट की थी। दरअसल आपने देखा होगा, न्यूज वगैरह में देखा होगा आपने, उसमें एक पीतल की मूर्ति जैसे छोटे छोटे आकृति दी गई थी। अब पूछा जा रहा है ये कहाँ की मूर्ति है, यानी किस प्रदेश के द्वारा ये वहां की मूर्ति है? ऑप्शन क्या है आपके सामने? झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और मध्य प्रदेश। क्या होगा इसका आंसर दोस्तों? छत्तीसगढ़। कहाँ का ये? छत्तीसगढ़। देखिएगा, प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को विशेष रूप से निर्मित डोंगरा कलाकृति भेंट की, जिसमें संगीतकार की गतिशील मुद्रा को दर्शाया गया है। ठीक है, यह 400 साल पुरानी धातु ढलाई तकनीक है, जिसे छत्तीसगढ़ में उत्पन्न हुई। कहाँ उत्पन्न हुई?
छत्तीसगढ़ में यह लास्ट और वैक्स कास्टिंग की तकनीक से बनाया जाता है। इस कला में आमतौर पर संगीतकारों, नर्तकों या पशुओं या देवताओं की क्या किया जाता है, दर्शाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। डोगरा कलाकृति भारतीय जनजाति विरासत सम्मान देती है और इसकी अहमियत भी देती है। आगे चलिएगा। हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अनुवादक सेवाओं के लिए 6 नई भाषाओं को शामिल किया। कितनी भाषाओं को शामिल किया? 6 नई भाषाओं को शामिल किया। निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है? देखिएगा, ऑप्शन क्या है आपके सामने? संस्कृत, मैथिली, भोजपुरी, मणिपुरी। इसका जो ऑप्शन होगा दोस्तों भोजपुरी। भोजपुरी को नहीं शामिल किया गया, बाकी इन सबको अनुवादक रूप से शामिल किया गया। ठीक है, देखिएगा। लोकसभा में भाषाई समावेशन को बढ़ावा देने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ने ओम बिरला जी ने बोडो, डोगरी, मैथिली, मणिपुरी, संस्कृत और उर्दू को अनुवादिक सेवाओं में शामिल किया है। और इसका विस्तार का उद्देश्य क्या है दोस्तों? सांसदों के लिए सांसदीय कार्यवाही में अधिक सुगम बनाना। दरअसल होता क्या है, भारत बहुत बड़ा है अपना, उसमें इतने राज्य हैं और हर राज्य के जो सांसद होते हैं उनके अपनी अलग भाषा और मातृभाषा होती है, या जिसके वजह से वो बोलते हैं, जिससे वो बोलते हैं। अब होता है कभी कभी, मान लीजिए कोई कन्नड़ के इंसान है, कन्नड़ में बोलने लगा, उत्तर भारत वाले को समझे नहीं आएगा, असम वाला अपनी भाषा में बोला तो उसको नहीं समझ में आएगा। तो इसीलिए इसके अनुवादक के रूप में इसका प्रयोग किया जाए ताकि लोगों क्या है, संसद जो कार्यवाही है सुगम रूप से चल सके। ठीक है, आगे चलिएगा। राष्ट्रीय महिला दिवस किसके जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? ऑप्शन क्या है आपके सामने? सुचिता कृपलानी, सावित्री फुले, सरोजिनी नायडू या कस्तूरबा गांधी। क्या होगा इसका आंसर दोस्तों? सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू जी के उपलक्ष्य में क्या किया जाता है? राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। कब होता है राष्ट्रीय महिला दिवस? 13 फरवरी। कब होता है? 13 फरवरी को। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? सरोजिनी नायडू को भारत का कोकिला उपनाम किसने दिया था? आप बताइएगा कि आखिर जो सरोजिनी नायडू जी को भारत का कोकिला उपनाम किसने दिया था? ऑप्शन क्या है आपके सामने? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल या रविन्द्रनाथ टैगोर। आंसर क्या होगा उसका? महात्मा गांधी। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिएगा, राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। 13 फरवरी 1879 में सरोजिनी नायडू जी का क्या हुआ? जन्म हुआ था। ठीक है, और यह भारत की पहली राज्यपाल, महिला राज्यपाल है। अगर पूछा जाए भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो यही होगा। अच्छा, पहला महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचिता कृपलानी। ये जो ऑप्शन मैंने डाला है ये इसीलिए डाला था। ठीक है, आगे चलते हैं। उन्हें महात्मा गांधी द्वारा भारत कोकिला नाम से जाना जाता है। तो उन्हें भारत कोकिला जो नाम दिया गया, किसने दिया इसको? महात्मा गांधी जी ने दिया है। ठीक है, उन्होंने असहयोग आंदोलन और नमक सत्याग्रह में अपना योगदान दिया। ठीक है, अभी चलते हैं। तुलसी गब्बार्ड हाल ही में किस देश के खुफिया प्रमुख नियुक्त की गई? बताइएगा। फ्रांस के, रूस के, यूक्रेन के, अफ्रीका के, अमेरिका के। क्या होगा इसका आंसर दोस्तों? अमेरिका के। कहाँ हो गए? अमेरिका के। देखिएगा, तुलसी गब्बार्ड अमेरिकी खुफिया प्रमुख की नियुक्त किया गया है, जो 18 एजेंसियों की खुफिया समुदाय को देखरेख करेंगी। ठीक है, आगे चलते हैं। मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए हर खेत स्वास्थ्य खेत अभियान की शुरुआत किस प्रदेश ने किया? बताइएगा। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश और पंजाब। इसका क्या आंसर होगा दोस्तों? हरियाणा। हरियाणा ने इसकी शुरुआत किया है। देखिएगा, मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा का हर खेत हर स्वास्थ्य अभियान शुरू किया है। हर खेत हर स्वास्थ्य अभियान का उद्देश्य क्या है? हर एकड़ से मिट्टी के एक नमूने एकत्र करके सभी किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराना। क्या करना? मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराना। आगे चलते हैं। रेडियो दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को। इस बार की थीम क्या थी? रेडियो एंड क्लाइमेट चेंज। इस बार की थीम क्या थी? रेडियो और क्लाइमेट चेंज। आगे चलते हैं। किस देश में सबसे पुराना जुरासिक पक्षी, चीन में सबसे पुराना पक्षी जीवाश्म मिला? इसमें जुरासिक पक्षी का जीवाश्म मिला, बताइएगा। सबसे पुराना जीवाश्म कहाँ मिला है? इसका आंसर क्या होगा? चीन। सबसे कहाँ होगा? चीन। आगे चलिएगा। सोहेली अख्तर भ्रष्टाचार के लिए आईसीसी द्वारा प्रतिबंधित पहली महिला क्रिकेटर बनी। किस देश की खिलाड़ी? दरअसल आईसीसी ने अभी हाल ही में क्या किया, इन्हें भ्रष्टाचार का आरोप ने प्रतिबंध लगा दिया है 5 साल के लिए। ठीक है, और यह प्रतिबंधित होने वाली, आईसीसी द्वारा प्रतिबंधित होने वाली पहली महिला बन गई है। अब आपको यह बताना है ये किस देश की खिलाड़ी है। ऑप्शन क्या है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार या श्रीलंका। कहाँ के हैं? बांग्लादेश के। कहाँ की है? बांग्लादेश की। ठीक है, देखिएगा। सोहेली अख्तर क्या है? भ्रष्टाचार के लिए आईसीसी द्वारा प्रतिबंधित की गई पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। उन्हें 2003 में T20 विश्व कप के दौरान मैच फिक्सिंग का प्रयास किया गया था। ठीक है, आगे क्या है? ऑफ स्पिनर ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बांग्लादेश के मैच के दौरान
खिलाड़ी को 2 मिलियन बांग्लादेशी ढाका रिश्वत लेने की पेश की थी। ठीक है, और इन्हें 5 वर्ष के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। ठीक दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं, हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है अमोघ क्लासेज, जिसका मैं लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप वहां से लिंक लेकर आप वहां से ले सकते हैं। साथ ही दोस्तों, उस चैनल पे आप जुड़ के अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि वहां मैंने अच्छे खासे प्रीलिम्स फैक्ट, चाहे आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, जीएस के अच्छे खासे फैक्ट जो आपसे एग्जाम से छूट जाते हैं, उसको मैं तैयार कर रहा हूँ। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।